नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बालों के बारे में सामान्य जानकारियां दी थी। तब मैंने आपसे बताया था कि अगर 50 से 100 बाल रोजाना गिरते हैं तो एक नॉर्मल फिनोमेना होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल गिरें तो चिंता का विषय हो सकता है। तो बाल गिरने का क्या कारण है और उसका क्या इलाज है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बाल दो कारणों से गिर सकते हैं। एक तो वो जो सामान्य गंजापन होता है, बाल्डनेस जिसे कहते हैं, और जिसे मेडिकल की भाषा में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। और इसके अंदर तो सिर के काफ़ी बाल गिर जाते हैं और केवल पीछे वाले बाल रहते हैं। दूसरा वो होता है जो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण से, जैसे कोई चाइल्ड बर्थ हो या कोई टाइफाइड हो गया हो या कीमोथेरेपी की बात हो, बाल गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन वो बाल बाद में वापस आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं टीलोजन एफ्लुवियम। तो अपन सबसे पहले अभी चर्चा करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी गंजापन या बाल्डनेस की। देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपको हर घर में पुरुष कहीं ना कहीं गंजे दिखाई पड़ जाएंगे, और ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के अंदर होता है। और 50 साल की उम्र आते आते लगभग 50% लोगों के अंदर ये गंजापन आ जाता है। और ये शुरू होता है 20 से 40 साल की उम्र में, और महिलाओं में थोड़ा लेट शुरू होता है, ये 30 साल के बाद आता है, और मीनोपॉज के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो गंजापन होता है ये दो प्रकार से होता है। महिलाओं का अलग प्रकार होता है और पुरुषों में अलग प्रकार का दिखाई देता है अपने को। तो जो पुरुषों का पैटर्न होता है उसको अपन बोलते हैं मेल पैटर्न एलोपेशिया, और जो महिलाओं में होता है उसे कहते हैं फीमेल पैटर्न एलोपेशिया। जो मेल पैटर्न एलोपेशिया होता है, इसके अंदर सामने के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे गिरने चालू हो जाते हैं। तो जिसे कहेंगे कि हेयर लाइन जो है वो पीछे सरकती चली जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते सिर के टॉप तक पहुंच जाती है, और बाल सामने से बिल्कुल चले जाते हैं, और आखिर में पूरे सिर के बाल उड़ जाते हैं, केवल पीछे के और साइड के बाल बचते हैं। तो जब पीछे के और साइड के बाल केवल बच जाते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है जिसको अपन कह सकते हैं हॉर्स शू शेप पैटर्न, या अपन घोड़े की नाल की तरह बाल दिखने लगते हैं। अब जो महिलाओं में होता है वो उसमें पूरे बाल नहीं उड़ते हैं, उनके अंदर बालों की कमी, संख्या में कमी आ जाती है। शुरू उनके यहाँ भी फ्रंट से होता है, लेकिन हेयर लाइन उनके यहाँ पीछे नहीं सरकती है। महिलाओं में जो सामने के बाल होते हैं उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ज़्यादातर वहाँ से बाल कम होना चालू हो जाते हैं, और वो बाल कम होते होते सिर के टॉप तक जो क्राउन होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो एक मांग जो होती है बीच वाली वो चौड़ी होती चली जाती है, और सामने से ज़्यादा चौड़ी होगी और ऊपर जाते जाते थोड़ी कम चौड़ी होगी। तो एक पैटर्न बन जाता है जिसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री पैटर्न। और इसके साथ साथ ही चूँकि बाल कम हो गए तो वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से जो चोटी होती है वो पतली पड़ जाती है। अब ये पैटर्न जानने के बाद अपन देखते हैं कि इसका कारण क्या है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का कारण क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंड्रोजेनेटिक, एंड्रो मीन्स हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, और जेनेटिक मीन्स हेरिडिटरी। तो जहाँ तक हेरिडिटरी पैटर्न का सवाल है, अगर पिता के अंदर गंजापन है तो चांसेस है कि बच्चों के अंदर 5 से 6 गुना चांस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह अगर फैमिली मेम्बर में कहीं गंजापन है तो बच्चों के अंदर गंजापन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा जो इसका पहलू है वो है एंड्रोजन्स का। तो एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं, आप जानते हैं, और इन एंड्रोजन्स में एक हार्मोन होते हैं जिसको बोलते हैं 5-DHT, 5-डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके ऊपर इसका असर होता है, और उसके नतीजा ये होता है कि हेयर फॉलिकल्स का साइज़ कम हो जाता है, और उसका जो बाल होता है वो पतला पड़ जाता है, और पतला बाल फिर आखिर में जाके गिर जाता है, और इस तरह से बाल गिरने चालू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। ये जो 5-DHT का असर है ये सिर के सारे बालों के ऊपर नहीं होता है, ये सिर्फ जो फ्रंट के बाल होते हैं या टॉप के बाल उन्हीं के ऊपर होता है। जो पीछे वाले बाल होते हैं और जो साइड के बाल होते हैं उन पे इनका कोई असर नहीं होता है, और इसी कारण से ये बाल बने रह जाते हैं, और इसीलिए यहाँ से जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में यहाँ के बाल लेके दूसरी जगह उगाए जाते हैं। तो अब कारण जानने के बाद अब अपन आते हैं कि इसका उपाय क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, ट्रीटमेंट तो उस पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो इसे नॉर्मल के रूप में
लाइफ का एक पार्ट के रूप में इसको लेते हैं और इसके कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं समझते हैं। बाकी कुछ लोग कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के होते हुए इसे देखते हैं और इसलिए वो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट दवाइयों से हो सकता है और या हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। जो दवाइयों को जो ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है। जब तक वो ट्रीटमेंट लिया जाएगा तब तक बाल आते रहेंगे और ट्रीटमेंट बंद होने के बाद वो बाल आना बंद हो जाएंगे, वापस बाल गिर जाएंगे। तो दवाइयों में हमारे पास मिनॉक्सिडिल होती है लगाने के लिए और मिनॉक्सिडिल 5% यूज़ करते हैं। इसको लोशन के रूप में या जेल के रूप में या फोम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 1 मिलीलीटर सुबह और 1 मिलीलीटर शाम को लगाते हैं। लगा के इसके बालों में रब करते हैं और इसके लगाने के 4-5 घंटे तक बाल को गीला नहीं करते हैं, क्योंकि सूखे बालों में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। मिनॉक्सिडिल के अलावा हालांकि बाज़ार में जो हेयर प्रोडक्ट्स आते हैं और बहुत सारे क्लेम करते हैं कि इससे बाल उग जाते हैं, लेकिन उनकी कितनी सच्चाई है ये साइंटिफिक बेसिस पे अपन अभी नहीं कह सकते, क्योंकि साइंटिफिकली जो अपने को है वो एक ही प्रोडक्ट है, वो मिनॉक्सिडिल, जिससे अपन कह सकते हैं कि बालों की ग्रोथ हो सकती है। अब खाने की दवाइयाँ भी होती हैं लगाने के अलावा, और खाने की दवाइयाँ में है फिनेस्ट्राइड। इसका प्रयोग लंबे समय तक करना पड़ता है, लगभग 5 साल तक, और जब तक इसका प्रयोग होगा तब तक बाल आ जाएंगे, उसके बाद लेकिन वापस बाल गिर जाएंगे। तो अब बालों का परमानेंट इलाज तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही है। तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपको बताऊं उससे पहले कुछ शंकाएं जो अक्सर लोगों के मन में होती हैं उनको निवारण करना चाहूँगा। पहली तो ये लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है या नहीं है। तो देखिए, सक्सेस तो उस पर डिपेंड करती है कि ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं, उनका कितना अनुभव है, और जो सेंटर है जहाँ पे आप करवा रहे हैं वो सेंटर कैसा है। अब दूसरी जो लोगों की जिज्ञासा रहती है वो ये है कि बाल अपन लगवा तो लेंगे, लेकिन जो बाल ट्रांसप्लांट होंगे वो बाल क्या परमानेंट रहेंगे या आगे चल के वो भी कहीं गिर सकते हैं। तो वो बाल गिरते नहीं हैं, क्योंकि उसका कारण ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये पीछे से जो बाल लेते हैं वो पीछे वाले बालों के ऊपर 5DHT का कोई असर नहीं होता है, इसलिए वो बाल परमानेंट रहते हैं और वो आगे चल के नहीं गिरेंगे। तीसरा लोगों का सवाल होता है कि क्या जो नए बाल आए हैं इनको अपन शैम्पू कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इनको कलर शैम्पू उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि अन्य बालों को अपन करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल बाल होते हैं, पीछे से लाए हुए नेचुरल बाल हैं। अब एक और लोगों की क्वेश्चन रहता है कि इसमें खर्चा कितना आता है। देखिए, खर्चा तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने बाल आपके ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट वो कैलकुलेट की जाती है वो पर हेयर फॉलिकल वो कैलकुलेट करते हैं, पर अमूमन खर्चा 50,000 से लेके और 2 लाख रुपए तक आ सकता है। अब अपन बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, एक साधारण सा ऑपरेशन है। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर टाइम काफ़ी लगता है, 8-9 घंटे लग सकते हैं, पर इसमें कोई बेहोश नहीं करना पड़ता, इसमें लोकल एनेस्थीसिया दे के ही काम चल जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो पीछे के बाल होते हैं और जो साइड के बाल होते हैं, उन बालों को जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इसके ट्रांसप्लांट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो पीछे वाले बाल होते हैं वहाँ से आधा इंच चौड़ी और लगभग 12 इंच लंबी एक पट्टी काट ली जाती है, स्ट्रिप को काटा जाता है स्किन की, और उस पट्टी में से जो बालों को है निकाल के और फिर जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। अब दूसरा एक मेथड और है, उसके अंदर क्या करते हैं, वो पट्टी को नहीं काटते हैं, वो सीधे ही स्किन से बालों को निकाल के या हेयर फॉलिकल्स को निकाल के और जहाँ बाल नहीं है वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसको बोलते हैं FUE, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो आजकल ज़्यादातर FUE का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ और एडवांसमेंट हो गए हैं, इसमें स्कारिंग होती है वो कम होती है, और आजकल तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है। रोबोटिक सर्जरी से बालों को आसानी से ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते हैं, और उनका कारण ही हो सकता है वो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, खर्चे की बात भी हो सकती है। तो उनके लिए फिर क्या अल्टरनेटिव है? तो उनके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव है। वो ये है कि एक तो विग का यूज किया जा सकता है और दूसरा हेयर एक्सटेंशन का यूज किया जा सकता है। तो विग की जो कंसेप्ट है वो अब बिल्कुल बदल गया है। पुराने ज़माने के विग तो ऐसा होते थे कि एक कैप की तरह होते थे, कैप के अंदर बाल लगे होते थे, उस कैप को पहन लो और जब उतार लो।
लेकिन आजकल बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आजकल के जो विग होते हैं बिल्कुल नेचुरल की तरह लगते हैं और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि विग लगा रखे हैं या आपके नेचुरल हेयर होते हैं, क्योंकि आजकल एक मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर बालों को बुन लिया जाता है। उस मेम्ब्रेन को सिर के ऊपर फिट कर देते हैं और इसी तरह से कुछ और पैटर्न्स भी होते हैं जिनके द्वारा बालों को लगाया जाता है। तो ये बाल या तो नेचुरल हो सकते हैं ह्यूमन हेयर, और या फिर ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर लोग नेचुरल हेयर जो ह्यूमन हेयर है उसी को यूज़ करते हैं, और फिर इसमें भी बड़ा कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि आपका किस पैटर्न के आप बाल चाहते हो, उसी पैटर्न के आपके बाल लगवाए जा सकते हैं। तो आजकल तो ये जो हेयर जो विग लगाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो जिनके बाल कम हो या जिनके गंजापन हो वही विग लगाएं। लोग बाग जिनके बाल अच्छे होते हैं उन लोग भी अपनी स्टाइल चेंज करने के लिए विग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब अपन आते हैं बालों के गिरने का दूसरा बड़ा कारण, जिसे कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। तो देखिए, पहला तो डिफरेंस ये है, टीलोजन एफ्लूवियम में पूरे बाल गंजेपन की तरह नहीं उठते हैं, यहाँ पे बाल कम हो जाते हैं। टीलोजन एफ्लूवियम क्या होता है कि जब कभी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जैसे कि चाइल्ड बर्थ हो गई या फिर टाइफाइड हो गया या और कोई बीमारी हो गई या कीमोथेरेपी, उसके बाद बाल कम होना चालू हो जाते हैं। और ये अक्सर जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उसके 2-3 महीने बाद गिरने चालू होते हैं, लेकिन ये बाल वापस आ जाते हैं। तो ये कौन कौन से कारण होते हैं जिनसे ये बाल गिर सकते हैं? तो जैसा पहले मैंने बताया, पहली तो है चाइल्ड बर्थ, और दूसरा कारण हो सकता है कोई भी लंबा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होता है, सर्जिकल ऑपरेशन हो सकता है। तीसरा कीमोथेरेपी, कैंसर के लिए जो की जाती है, उसके बाद अक्सर बाल गिर जाते हैं। फिर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि टाइफाइड है या निमोनिया है। फिर कुछ दवाइयों का प्रयोग भी हो सकता है। कुछ लोग जो मसल बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, उसके बाद भी बाल गिर जाते हैं। कुछ कारण ये भी हो सकते हैं कि जैसे विटामिन्स की कमी हो या मिनरल्स की कमी हो बॉडी के अंदर, जैसे कि आयरन की कमी हो, जिंक की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो, तो भी बालों का गिरना हो सकता है। और इसके अलावा मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इन कारणों के अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनका अपने को पता ही नहीं है और बाल गिर जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इडियोपैथिक है। तो वो ऐसे क्या हो सकता है? और उसका कारण यही हो सकता है कि जो आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस लोगों के अंदर हो गए हैं, उनका खान पान बदल गया, फास्ट फूड खाने लग गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, एनवायरनमेंट आजकल सारा चेंज हो गया। इसके कारण से बॉडी के अंदर चेंज आते हैं और उसी कारण से बालों के गिरना भी संभव हो सकता है। तो ये तो इनके थे कारण। अब अपन आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में देखिए, सबसे पहले तो अपने को जो इसका कारण है उसको अपने को निवारण करना पड़ेगा। तो कारण में अगर कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई डेफिशिएंसी है, जैसे कोई मिनरल्स की, विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो उसकी अपन पूर्ति कर सकते हैं, डाइट के द्वारा कर सकते हैं या सप्लीमेंट्स के द्वारा कर सकते हैं। या अगर मानसिक तनाव है तो कोशिश करनी चाहिए उस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। इसके अलावा फिर अपन जब ये कारण निवारण कर देते हैं तो फिर बाल जनरली अपने आप आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो तो उसके हेल्प के लिए अपन मिनॉक्सिडिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था बालों के गिरने का कारण और उनका इलाज। अगले वीडियो में मैं जो बालों की और समस्याएं हैं, जैसे कि बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना या बालों में रूसी का होना, इन पे डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।